नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात नेपाल की, जो 48 घंटे की हिंसक उथल पुथल के बाद सेना के हवाले हो गया है। चर्चा यह भी गर्म है कि ऊपर से स्वतः स्फूर्त दिखने वाला आंदोलन दरअसल किसी बड़ी डिजाइन का हिस्सा है। इस बीच नेपाल में फिर से राजशाही की वापसी की मांग करने वाले भी मुखर हुए हैं। वैसे नेपाल में उथल पुथल का लंबा इतिहास है। ये इतिहास हत्याकांडों और साजिशों से भरा हुआ है। इसे पढ़ना कई बार थ्रिलर उपन्यास पढ़ने जैसा एहसास कराता है। आइए नेपाल में राजशाही से राणाशाही और संवैधानिक जनतंत्र से पूर्ण गणतंत्र की इस यात्रा पर एक नज़र डालते हैं, जो सूचना भी है और सबक भी। पर सबसे पहले जानते हैं नेपाल का मौजूदा हाल। ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे होंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू कुछ इस तरह से धुआं धुआं है। नेपाल का ये नक्शा, इसमें चमकता सूरज इस समय काफ़ी धूमिल पड़ गया है और नेपाल अब सेना के हवाले है। आखिरकार सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ 8 सितंबर को जिस तरह युवाओं का आक्रोश भड़का, उसने राजधानी काठमांडू ही नहीं, कई अन्य शहरों को चपेट में ले लिया। संसद भवन सुरक्षित रहा, ना सुप्रीम कोर्ट। प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे के बावजूद ये गुस्सा ठंडा नहीं पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी तथा विदेश मंत्री रही आरजू देउबा के साथ मारपीट हुई। वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को दौड़ाकर पीटा गया। यहां तक कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार को प्रदर्शनकारियों ने जिंदा जला दिया और उनकी मौत हो गई। राजलक्ष्मी चित्रकार फिजिक्स की प्रोफेसर थी। जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों के घरों पर हमला हुआ, वो बताता है कि किसी गहरे षड्यंत्र का ये नतीजा हो सकता है। खासतौर पर सेना ने जिस तरह प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के लिए कहा, वो भी स्वाभाविक नहीं है। सेना का काम तो हालात पर नियंत्रण करना था, लेकिन उसने प्रधानमंत्री के इस्तीफे और तमाम नेताओं पर हमले के बाद ही ऐसा किया। इस समय सेना नियंत्रण करने में जुटी है। आंदोलन की आड़ में हिंसा और लूटपाट करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगडेल, ये तस्वीर है उनकी। इन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत में शामिल होने की अपील की है। एक वीडियो संबोधन भी जारी किया है। उसमें इन्होंने क्या कहा है, ये सुनिए। सेना प्रमुख ने कहा है, मौजूदा कठिन हालात में परिस्थितियों को सामान्य बनाना और राष्ट्र के सर्वोच्च हितों की रक्षा करना सभी का साझा कर्तव्य है। निश्चित रूप से सभी का साझा कर्तव्य होना चाहिए। यह आंदोलन युवा आक्रोश का नतीजा है। नेपाल 2008 से वहां पर सरकारें बन रही हैं। एक तरह से लोकतंत्र आया। 14 सरकारें अब तक आ चुकी हैं इस छोटी सी अवधि में, यानी सिर्फ 17 सालों में। और किसी ने भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। जो संविधान है नेपाल का, वो कहता है कि चुनाव 5 साल बाद ही हो सकते हैं, और इसलिए जब सरकार अल्पमत में आती है तो फिर जोड़ तोड़ का गुणागणित शुरू हो जाता है। राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। कुछ चेहरे हैं जो सत्ता में बार बार आते जाते रहते हैं। इस बीच महंगाई, गरीबी और भ्रष्टाचार लोगों को परेशान कर रहा है। खासतौर पर युवाओं के बीच बेरोजगारी को लेकर गहरा असंतोष है। नेपाल में बेरोजगारी दर लगभग 20% के आसपास है। ऐसे में सोशल मीडिया बैन किए जाने ने उनसे उनका वो खिलौना छीन लिया जिसके जरिए वे अपना सुख दुख जाहिर करते थे। जाहिर है, इस आंदोलन का फायदा तमाम दूसरी ताकतें भी उठा रही हैं, जिनसे जो पर्दा आगे चलकर उठेगा, ऐसी उम्मीद है। कुछ लोग राजशाही की वापसी की भी मांग करने लगे हैं। खासतौर पर राजा ज्ञानेंद्र की वापसी की बात कही जा रही है, जिनके समर्थन में बीते दिनों नेपाल में प्रदर्शन भी हुए थे और उसका इंडिया कनेक्शन भी बहुत साफ था। ये तस्वीर देखिए, ये राजा ज्ञानेंद्र की तस्वीर है और इनको तो आप पहचानते ही हैं, योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री। काठमांडू में यह प्रदर्शन हुआ। राजा लाओ, देश बचाओ का नारा लगा। आंदोलनकारी हिंसक उठे, पुलिस ने कार्रवाई की, 2 लोग मारे गए। इस आंदोलन के पीछे राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी थी, जो राजाशाही का खुला समर्थन करती है। और इस जुलूस में, जैसा आप देख रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। लोगों को यह बात काफ़ी खली थी नेपाल की। उनका आरोप था कि भारत की हिंदुत्ववादी ताकतें नेपाल के लोकतंत्र को नष्ट करके फिर से उसे एक राजतंत्र में बदलने का षड्यंत्र रच रही हैं, ताकि
हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके। वैसे योगी आदित्यनाथ जिस गोरखनाथ पीठ के महंत हैं और नेपाल में राजशाही दरअसल गोरखा साम्राज्य थी। इसके अलावा शायद आपको यह जानकर भी आश्चर्य हो कि योगी आदित्यनाथ जिस उत्तराखंड के निवासी हैं मूल रूप से वो भी कभी नेपाल का ही हिस्सा था। तो आइए जरा नेपाल के इतिहास पर नजर डालते हैं। इस इतिहास का सबसे चमकदार चेहरा ये है, गौतम बुद्ध, राजकुमार सिद्धार्थ। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। वो फिलहाल नेपाल में है। कभी नेपाल का पूरा इलाका बौद्ध धर्म से प्रभावित था, लेकिन भारत में बौद्ध धर्म को मिटाने के सिलसिले का असर नेपाल पर भी पड़ा। वैसे न तब राष्ट्रीय सीमा होती थी, न कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसलिए कहाँ भारत कहाँ नेपाल कुछ तय नहीं था। तलवार के दम पर राज्य बना बिगड़ा करते थे। नेपाल की एक देश के बतौर कहानी शुरू होती है 18वीं शताब्दी में, जब एक गोरखा राजा ने इतिहास रचा। गोरखा एक वहाँ का छोटा सा राज्य था और उनका नाम था पृथ्वी नारायण शाह। 1768 में पृथ्वी नारायण शाह ने गोरखा रियासत से नेपाल का एकीकरण शुरू किया। गोरखा नेपाल का एक छोटा पहाड़ी राज्य, उनकी पैतृक जमीन थी, इसलिए उनके शासन को गोरखा राज कहा गया। उन्होंने बाईसी, चौबीसी और मल्ल राज्यों को जीतकर काठमांडू को राजधानी बनाया। बाईसी चौबीसी यानी 22 और 24 छोटे राज्य, इन सबको जीता और फिर इनका एकीकरण किया, काठमांडू को राजधानी बनाया और इस तरह से एक नेपाल सामने आया। गोरखा विजय या गोरखा साम्राज्य का विस्तार कहा गया इस एकीकरण अभियान को, क्योंकि जैसा नाम से ही जाहिर है कि ये गोरखा रियासत के सैन्य और शासकीय नेतृत्व में हुआ। उनके सैनिक, जिन्हें गोरखाली कहा जाता था, अपनी वीरता और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को असल हिंदुस्तान यानी हिंदुओं की भूमि कहा। शाह वंश के 10 राजाओं ने लगभग 240 साल तक शासन किया और 2 ऐसे नृशंस हत्याकांडों से ये दौर गुजरा जिनकी बात हम आगे करेंगे। गोरखा राज्य को पहला झटका लगा 1814 में, जब एंग्लो नेपाली युद्ध शुरू हुआ। शाह वंश के चौथे शासक गीवाण युद्ध विक्रम राज, उस समय विक्रम शाह, माफ करिएगा, गीरवाण युद्ध विक्रम शाह, उनका राज था 1816 में। और उस समय भारत में आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, तो उनकी जो सेना थी वो भारत में अपना विस्तार काफ़ी कर चुकी थी और नेपाल के साथ युद्ध हुआ, जिसे एंग्लो नेपाली युद्ध कहा जाता है। अंग्रेज़ों के साथ 1814 में युद्ध शुरू हुआ, जो नेपाल के शाह के लिए, शाह शासन के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। अंग्रेज़ों को इसमें जीत हासिल हुई और इस युद्ध का अंत हुआ 1816 की सुगौली संधि से। इस संधि के नतीजे में कुमायूं, गढ़वाल और सिक्किम ब्रिटिश इंडिया के नक्शे में मिला लिए गए, यानी आज का उत्तराखंड और सिक्किम कभी नेपाल का हिस्सा थे, जिनके बिना हम आज के भारत की कल्पना नहीं कर सकते। इस जीत के बावजूद नेपाल को अंग्रेज़ों ने स्वतंत्र छोड़ दिया और सच्चाई यह है कि नेपाल कभी उस तरह से अंग्रेज़ों का उपनिवेश नहीं रहा, इसलिए वहाँ के लोगों की मानसिकता में भी वैसी औपनिवेशिक मान्यताएं नहीं हैं। शायद उसकी दुर्गम पहाड़ियाँ अंग्रेज़ों को जीत को स्थायी बनाने की राह में रोड़ा लगी हों, या फिर अंग्रेज़ इस उत्तरी मोर्चे पर सतत युद्ध नहीं चाहते थे। वे गोरखाओं की बहादुरी से काफ़ी प्रभावित थे और बाद में गोरखा रेजिमेंट बनाकर उन्होंने अपनी ताकत भी बढ़ाई। 1857 में गोरखा सेना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पहली लड़ाई को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों के साथ खड़ी हुई, लेकिन तब वहाँ राजा का नहीं, राणा का शासन था। राजा बस नाम मात्र के थे। तो राजाशाही राणाशाही में बदल गई थी और ये हुआ था एक नृशंस हत्याकांड के जरिए। ये तस्वीर आपको शायद धुंधली लग रही हो, ये वहाँ का दरबार था जहाँ पर तमाम लोगों की हत्या हुई थी, दरबारियों की, और हत्या कराने वाले थे राणा जंग बहादुर, जिनकी तस्वीर ये है। ये 1846 में हुआ नेपाल के इतिहास का सबसे खूनी अध्याय, कोत परवा, कोत आंगन को कहते हैं, कोट से आप समझ लीजिए। राजा राजेंद्र विक्रम शाह के समय रानी राजेंद्र लक्ष्मी और दरबारी गगन सिंह खवास सत्ता के केंद्र में थे। 19 सितंबर 1846 को गगन सिंह की हत्या हुई और रानी ने जांच के लिए हनुमान ढोका में सभा बुलाई।
ये हनुमान ढोका है उनका दरबार। और यहाँ जंग बहादुर कुंवर इनका पहले नाम था। इन्होंने अपने सैनिकों के साथ 30-40 दरबारियों की हत्या करा दी, जिसमें प्रधानमंत्री फतेह जंग शाह भी थे। जंग बहादुर ने सत्ता हथिया ली, राजा राजेंद्र को कैद कर लिया, उनके बेटे सुरेंद्र को गद्दी पर बिठाया, खुद राणा की उपाधि ली और इस तरह से नेपाल का शासन अपने हाथ में ले लिया। ये जो राणा शाही है, राणा का शासन है, ये 1846 से 1951 तक चला। इस पद को, राणा के पद को, प्रधानमंत्री का पद जो है वंशानुगत हो गया और राजा यानी शाह नाम मात्र के बने रहे। सारी शक्ति राणाओं के पास थी। राणा ब्रिटिश शासन के दोस्त थे। जाहिर है नेपाल स्वतंत्र रहा, लेकिन जनता का दमन बढ़ता गया। और जब भारत में आंदोलन, आज़ादी की लड़ाई तेज हुई तो इसका असर नेपाल पर भी पड़ा। 1941 में राणा शासन के खिलाफ प्रजा परिषद आंदोलन तेज हुआ था और उसमें 4 महत्वपूर्ण नेताओं को फांसी दी गई 30 जनवरी को। शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चंद और गंगालाल श्रेष्ठ। वैसे कुल 7 लोगों की दी गई थी, लेकिन 4 उसमें महत्वपूर्ण नेता थे। और कहा जाता है कि तारणी प्रसाद कोइराला नाम की एक आंदोलनकारी को ब्राह्मण होने की वजह से फांसी नहीं दी गई, क्योंकि राणा जंग बहादुर मानते थे कि ब्रह्म हत्या पाप है और हिंदू राष्ट्र में तो ब्राह्मण को कैसे उसको सजा दी जा सकती है। लेकिन नेपाल में हर साल 30 जनवरी को यह शहीद दिवस मनाया जाता है, ताकि याद किया जाए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने राणाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी। फिर 10 साल बाद जनता ने एक और बड़ा आंदोलन किया और 1991 में राणाशाही को उखाड़ फेंका और इसमें उनका साथ दिया था राजा त्रिभुवन शाह ने। राणा शासन का अंत हुआ, इसके नायक थे राजा त्रिभुवन। 1950 में नेपाली कांग्रेस ने बीपी कोइराला के नेतृत्व में और खास तौर पर उनके साथ गणेश मान सिंह भी थे, एक सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। राजा त्रिभुवन शाह ने उनका समर्थन किया और 6 नवंबर 1950 को भारतीय दूतावास में शरण लेने के लिए वो दिल्ली आ गए। भारत की मध्यस्थता से दिल्ली समझौता हुआ, जिसमें राणा शासन खत्म हुआ, त्रिभुवन की वापसी हुई, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, यानी राजा भी थे और लोकतंत्र भी था। 1951 का एक अंतरिम संविधान लागू हुआ, इसलिए लोकतंत्र का पिता नेपाल में राजा त्रिभुवन को कहा जाता है। लेकिन ये बस शुरुआत थी, असली लड़ाई अभी बाकी थी। फिर आए राजा महेंद्र। त्रिभुवन की मृत्यु हुई 1955 में। उसके बाद उनके बेटे राजा महेंद्र वहाँ के राजा बने, महेंद्र शाह। 1960 में महेंद्र ने जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसको भंग कर दिया और पंचायती व्यवस्था लागू की। और साथ में 1962 में नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया। राजनीतिक दलों पर बैन लगा दिया गया और ये कह दिया गया कि राजा ही अब सर्वोच्च है। ये व्यवस्था जाहिर है जनता को दबाने वाली थी, लेकिन दुनिया भर में उस समय लोकतांत्रिक आंदोलन तेज हो रहे थे। 1979 में पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो को जिया उल हक ने फांसी पर चढ़ा दिया और आश्चर्यजनक रूप से इस घटना ने नेपाली आंदोलनकारियों को सड़क पर ला दिया। इस आंदोलन में नेपाली कांग्रेस से लेकर वामपंथी तक शामिल थे और राजा वीरेंद्र को आखिरकार जनमत संग्रह करवाना पड़ा, क्योंकि वो लोग ये मांग कर रहे थे कि राजाशाही खत्म होनी चाहिए, लोकतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। अब राजा वीरेंद्र को जनमत संग्रह इसलिए करवाना पड़ा ताकि वो साबित कर सके कि लोग राजा को चाहते हैं, और हुआ भी वही। जब जनमत संग्रह हुआ तो ये 1980 में हुआ। 94.99% लोगों ने कहा कि नहीं, पंचायती शासन ठीक है। आरोप लगा कि जनमत संग्रह में राजा वीरेंद्र ने धांधली कराई। फिर भी फैसला तो फैसला। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अब समझ में आ गया था कि बिना बड़े जनसंघर्ष के जनता का राज मुमकिन नहीं है। फिर शुरू हुआ जन आंदोलनों का सिलसिला। नेपाल में बड़े बड़े आंदोलन शुरू हुए, खासतौर पर 1990। नेपाली कांग्रेस और वाम मोर्चे के नेतृत्व में पंचायत के खिलाफ, एक पंचायती राज के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ। आखिरकार वीरेंद्र ने, यानी राजा वीरेंद्र ने
संवैधानिक राजतंत्र और 1990 का संविधान स्वीकार किया। उस समय एक माओवादियों की भी धारा थी, वे राजी नहीं थे, वे राजतंत्र को पूरी तरह उखाड़ फेंकना चाहते थे। उन्होंने 1996 में जन युद्ध, पीपल्स वॉर का ऐलान कर दिया। ये उसके सबसे बड़े नेता थे पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड, और ये माओवादी विद्रोही काफ़ी संगठित रूप से उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की थी। 1996 में जनयुद्ध की औपचारिक घोषणा हुई। यह सशस्त्र विद्रोह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी यानी सीपीएन माओइस्ट के नेतृत्व में शुरू हुआ। जाहिर है, जैसा बताया, प्रचंड इसके सबसे बड़े नेता थे। माओवादियों ने राजशाही, सामंती व्यवस्था और संसदीय लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य रखा ताकि एक जनवादी गणतंत्र स्थापित किया जा सके। इसकी शुरुआत रोल्पा और रुकुमू जैसे पश्चिमी नेपाल के ग्रामीण इलाकों में हुई, जहां पुलिस चौकियों पर हमले किए गए। माओवादियों ने सामाजिक आर्थिक असमानता, जातिगत भेदभाव और गरीबी जैसे मुद्दों को उठाकर जन समर्थन जुटाया। इस बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने राजमहल को खून से रंग दिया और राजशाही अपनी सारी साख खो बैठी। एक और नृशंस हत्याकांड। 1 जून 2001 को नारायण हिटी राजमहल जो काठमांडू में है, उसमें राज परिवार एक भोज में था, कुछ रिश्तेदार और राज परिवार। अचानक गोलियां चलने लगी अंधाधुंध। इनमें राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और दूसरे जो बच्चे थे वो सब मारे गए। AK-47 से जो हत्यारा था उसने AK-47 चलाया, हथगोलों का इस्तेमाल किया और इसका आरोप लगा युवराज दीपेंद्र पर कि दीपेंद्र ने मारा क्योंकि वो जहां शादी करना चाहता था उसके लिए राजा तैयार नहीं थे। बाद में दीपेंद्र ने खुद को गोली मार ली। दीपेंद्र कोमा में चला गया। कोमा के बीच ही उसे राजतिलक किया गया। 3 दिन बाद वो खुद नहीं रहा, उसका निधन हो गया। 3 दिन के लिए वो कोमा की स्थिति में ही नेपाल का राजा बना रहा। इस कहानी पर जनता ने यकीन नहीं किया और जब वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र को राजा बनाया गया तो फिर एक बार संदेह और साजिश की कहानियां गहरा गईं। इसे आधुनिक कोट परवा कहा गया, जैसे राणा जंग बहादुर ने किया था कभी, कुछ वैसा ही जोड़ा गया कि ये जो नरसंहार हुआ है उसके पीछे भी एक राजनीतिक साजिश थी। जाहिर है, राजशाही की लोकप्रियता काफ़ी घट गई और माओवादी विद्रोह तेज होता गया। इसका अंत 10 साल बाद हुआ। इस 10 साल जनयुद्ध में 17,000 लोग मारे गए। 21 नवंबर 2006 को विस्तृत शांति समझौता हुआ। जो माओवादी थे मुख्यधारा में आए। 28 मई 2008 को राजशाही खत्म हुई और नेपाल गणतंत्र बना। लेकिन अभी संविधान बनना तो बाकी ही था। एक अस्थायी रूप से संविधान सभा बन गई। माओवादी 2008 के संविधान सभा चुनाव हुआ उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, यानी संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे और जो प्रचंड थे वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन नया संविधान बनने में और 7 साल लगे। इस बीच पार्टियों के बीच उठापटक चलती रही। विचारधारा का महत्व कम होता गया और कभी एक वामपंथी दल नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाता तो कभी दूसरा। KP ओली को कई बार मौका मिला। नेपाली कांग्रेस का भी प्रधानमंत्री रहा, जैसे शेर बहादुर देउबा। तो कभी माओवादी पार्टी की ओर से प्रचंड और कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी जिसे हम एमाले कहते हैं, उससे KP ओली। अंततः 20 सितंबर 2015 को नया संविधान लागू हुआ जो संघीय, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी है, यानी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। भारत में उसकी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हुई। भारत सरकार की ओर से खास तौर पर यह कोशिश की गई कि हिंदू राष्ट्र बना रहे, ये नहीं हुआ। और उसके बाद एक ब्लॉकेट भी हुआ था नेपाल में, जो सामान जाता था उसको रोक लगाई गई थी, उससे और संबंध खराब हुए। अब ये सब इतिहास का हिस्सा है। संविधान लागू होने के बाद पहला आम चुनाव 2017 में हुआ और 2017 के चुनाव में नेपाली कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली, 165 में 80। लेकिन प्रधानमंत्री बने KP ओली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML के नेता। गठबंधन सरकार गठित की गई। 11 अक्टूबर 2017 को KP ओली प्रधानमंत्री बने। KP ओली 4 बार प्रधानमंत्री लगे, अभी तक थे, जिस आंदोलन के शुरू होने के तुरंत बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जाहिर है, जनता की समस्याओं का हल
ये दोनों बड़े नेता नहीं कर पाए। प्रचंड कभी चिगवारा कहे जाते थे नेपाल के, और केपी ओली ने 14 साल जेल में बिताए थे। लेकिन नौजवान भूल गए कि उनके देश का प्रधानमंत्री वो है जिसने 14 साल लोकतंत्र के लिए जेल में बिताया। वो देख रहे थे कि इन लोगों ने उनकी हालत सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया या कुछ नहीं कर पाए। उल्टा जो तमाम नेताओं के बच्चे थे उनकी रईसी की तस्वीरें सामने थी, तमाम बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की खबरें थी और सोशल मीडिया में यही सब लिखा जा रहा था। तो प्रचंड से लेकर ओली तक लोकतंत्र में के लिए एक दौर में बड़ी कुर्बानी देने वाले अपने वादों पर खरे नहीं उतरे, ये तो मानना पड़ेगा। और अगर कोई सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतरती तो जनता सिर्फ लच्छेदार भाषणों को बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाती, और नेपाल में यही हुआ। लेकिन इस पूरी अराजकता का फायदा उठाकर अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि राजशाही वापस आ जाएगी तो शायद उन्हें इतिहास का बोध नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर शायद आपने देखी हो कि कैसे बंदर से या वानर से नर बनने की पूरी यात्रा हुई है। लाखों साल लगे हैं। राजशाही की वापसी की मांग वैसे ही जैसे वानर फिर से बनने की ओर बढ़ जाए। नर जो है वो वानर बनने की प्रक्रिया को शुरू कर दे, यानी पूरी जो प्रक्रिया लाखों साल में हुई है उसको उलट दिया जाए। अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, इंसान को दोबारा पूछ तो हासिल नहीं हो सकती जो लाखों साल की मेहनत मशक्कत से लुप्त हुई है। इतिहास का चक्र धीमे हो सकता है, कई बार रुका हुआ भी लग सकता है, लेकिन उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। भारत में भी बहुत राजा महाराजा थे, पर आज उनकी जो पारंपरिक पोशाक थी वो सिर्फ बारात के बैंड वाले ही पहनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सच बताने का हमारा ये प्रयास अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।